संगमरमर का महल झोपड़पट्टी के बीच में होगा, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे, ये झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। ये सीखने का विषय है, ये समझने का विषय है, ये जानने का विषय है। शक कुषाण भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और तब भारत के राजाओं ने डटकर सबका सामना किया। जो भारत में आ सके, रह सके, वो भी भारतीय संस्कृति से अछूते नहीं रहे। इतनी महिमा भारतीय संस्कृति की। उसी पर एक बड़ी फेमस किताब है मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मेनेंडर, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जिसके योग सूत्र ने इस दुनिया को एक नया जीवन दिया, एक ऐसा राह दिया जिस पे आज पूरी दुनिया निर्भर कर रही है। मौर्योत्तर काल भारत की आर्थिक उन्नति का चरमोत्कर्ष का काल। प्राचीन भारत आर्थिक उन्नति, रोम से व्यापार, मध्य एशिया से व्यापार, पश्चिम एशिया से व्यापार, अति उन्नति, सोने का प्रवाह। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? गुप्त काल में हम पहुंचे। गुप्त काल में हमने देखा कि वहां के महान शासकों ने न सिर्फ एक गरिमामयी इतिहास की रचना की, बल्कि भारत को समृद्ध बनाए रखा। भारत मोड़ भी आता है, उस मोड़ को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर उस मोड़ को लेकर बहुत सारे लोग संदेह में रहते हैं। मैं तो खैर जब से हिस्ट्री इतिहास पढ़ा रहा हूं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर, गुप्त काल को तो स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन साक्ष्य, दो चीजें हैं शिक्षा में। एक है तर्क, तर्क के आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तर्क इतना शक्तिशाली है कि तर्क के आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध किया जा सकता है। चीज है साक्ष्य। गुप्त काल की हम उस वैभव का वर्णन करेंगे, गुप्त राजाओं के वैभव का वर्णन करेंगे, लेकिन साथ साथ हम इतिहास की वो धारा जो गुजर रही है सामंतवाद की गलियों में। सामंतवाद शब्द सुनकर ही डर लगता है। सामंत, आज भी हमारे पत्रकार बंधु जब न्यूज़पेपरों में आर्टिकल लिखते हैं तो लिखते हैं बिहार के छत्रप, कर्नाटका के छत्रप, यूपी के सामंत। इस शब्द का इतना भार रहा है सामंतवाद की गलियों में। और गुप्त काल के पश्चात जब हम हर्षवर्धन के युग में पहुंचते हैं तो हम पूरा युग परिवर्तित देखते हैं। स्त्री की खराब दशा, सती प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा, स्त्री की शिक्षा का अंत, स्त्री की शिक्षा का पतन, जाति प्रथा। हमारे मित्रों को यह भ्रम है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ उत्तर वैदिक काल में और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ गुप्तोत्तर काल में। हर्षवर्धन का काल, भारत का एक महान शासक जो भारत की गरिमा को बचाए रखना चाहता है। उसका काल जिस बात के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है चीनी यात्री हुएनसांग। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद राजपूत काल का चरमोत्कर्ष, मौर्योत्तर काल, नगरीयकरण का चरमोत्कर्ष, नगरीयकरण, राजपूत काल, सामंतवाद का चरमोत्कर्ष। और यहीं पर भारत का इतिहास फिर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा होता है। तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है और वहीं से शुरू होती है मध्यकाल की रूपरेखा। लेकिन इससे पहले कि हम मध्यकाल में आए, मैं अब शुरू करूंगा प्राचीन काल के इतिहास की, जिसकी धारा में शुरू करूंगा वैदिक काल। शुरुआत कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास की, और उस प्राचीन इतिहास में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वैदिक काल का इतिहास। वैदिक काल, नाम में ही वेद आ रहा है। वेद यानी अपौरुषे, बाइबल यानी अपौरुषे, कुरान यानी अपौरुषे, आदि ग्रंथ यानी अपौरुषे। आपको जानकर यह हैरानी नहीं होती अपौरुषे? इन सारी किताबों को अपौरुषे क्यों कहा जाता है? उसके पीछे क्या मकसद रहा होगा? उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य बड़ा महान था। आधुनिक युग
और आधुनिक युग से पहले, मतलब जिस युग में आप रह रहे हैं और जिस युग में वैदिक काल के लोग रहते थे, यानी प्राचीन और मध्यकाल जिसको हम कहते हैं, हम पूरे इतिहास को दो भाग में बांटेंगे, एक पूर्व आधुनिक काल, एक आधुनिक काल। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा पूर्व आधुनिक काल, उसका मतलब होगा प्राचीन काल और मध्यकाल। और जब भी मैं आपसे कहूंगा आधुनिक काल, उसका मतलब होगा अभी का युग जो चल रहा है, औद्योगिक क्रांति के बाद का युग। हालांकि बड़े सारे इतिहासकार उसको 1453 से भी मानते हैं, उस पर भी हम चर्चा करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस भी बात से मेरे असहमत रहें, जिस भी बात पर आपको हमें कुछ मैसेज भेजना है, आप सभी के मैसेज का स्वागत रहेगा। मैं जो भी आपसे बताऊंगा, मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा, मैं आपको सोर्स के साथ बताऊंगा, मैं आपको पुस्तकों के साथ बताऊंगा। इसलिए हमारे जितने भाई बंधु किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह प्रोग्राम उनके लिए तो विशेषकर इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत के सभी नागरिकों के लिए है और दुनिया भर के लोगों के लिए है कि वो जान सके भारत का गौरव। पूर्व आधुनिक काल का मतलब हुआ प्राचीन और मध्यकाल में धर्म संविधान की भूमिका अदा करता था। धर्म पर तो विशेष चर्चा, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं मैं धर्म यहां खत्म कर दे रहा हूं। धर्म के एक एक पहलू की चर्चा, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे धर्मों पर चर्चा होगी इस मंच पर साक्ष्यों के साथ। तो आधुनिक काल से पूर्व का जो युग था, वहां धर्म संविधान था। जैसे आज हमारे पास लिखित संविधान है जिस पे राष्ट्र चल रहा है, ऐसे आधुनिक काल से पूर्व धर्म संविधान था और उस संविधान का काम था समाज का संचालन। अब वो संविधान किसने लिखा है? आप और उसे ईश्वर ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, गॉड ने लिखा है, अल्लाह ने लिखा है। तो अब भगवान और अल्लाह और गॉड नीचे तो आएगा नहीं, तो उसका नीचे रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझिए, धर्म क्या था? आधुनिक काल से पूर्व संविधान था और वो अपौरुषेय है। धार्मिक ग्रंथ अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा रचित नहीं है, अपौरुषेय, ईश्वर द्वारा रचित, भगवान द्वारा रचित, अल्लाह द्वारा रचित। तो अब उस भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भी नीचे होगा, तो वो कौन होगा? राजा। इसीलिए आधुनिक काल से पूर्व राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया। अशोक ने क्या उपाधि ली? देवानाम पियदसी, मैं देवताओं का प्रिय। गुप्तों ने क्या उपाधि ली? परम भागवत। फिर जब मध्यकाल शुरू हुआ तो मुसलमान शासकों ने क्या उपाधि ली? जिल्ले इलाही। आज जो हमारा प्रधानमंत्री है, आज जो दुनिया में राजा है, वो जिल्ले इलाही नहीं है, वो जिल्ले जमूरियत है। अब संविधान कौन लिखा? जनता ने। तो आज का राजा जनता का प्रतिनिधि है और आधुनिक काल से पूर्व का राजा ईश्वर का प्रतिनिधि। वेद अपौरुषेय, ज्ञान के भंडार। महर्षि दयानंद ने आधुनिक काल में कहा, वेदों की ओर